Hello students. So today I am going to start a new data structure that is queue. इससे पहले हमने एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, वो था स्टैक। और उसी प्रकार से उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट, एडवांस इन द सेंस वी कैन से दैट कि स्टैक का ऑपरेशन कुछ अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से था, जो लीफो ऑर्डर को फॉलो करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसी तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट समथिंग डिफरेंट हो, कुछ दूसरे तरीके की हो, उस रिक्वायरमेंट, अब वो रिक्वायरमेंट क्या, अभी उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। उस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए हमें कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी, और वो है हमारे पास में सामने क्यू। अब बेसिकली सवाल ये उठता है कि भाई कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो क्यू फिल करता है। तो अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड हो जहाँ पे जो डेटा सबसे पहले इन हुआ हो वही डेटा सबसे पहले आउट हो, तो इस प्रकार की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो अब आगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करूँगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन कौन सी टाइप की क्यूज़ अवेलेबल हैं, उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। So let's start with the first basic introductory part of the queue, in which we'll talk about the definition and we'll see the different operations that we can perform. So here the definition of the queue is nothing but queue is a linear data list of elements. देखिए कई बार अपन इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कॉल कर देते हैं, लीनियर लिस्ट भी कह देते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो डेटा स्टोर होता है एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर होता है, एक ऑर्डर्ड वे पे डेटा स्टोर होता है, एंड वी कैन से दैट कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। विच डिलीशन कैन टेक प्लेस एट वन एंड, that is called front, and insertion can take place at other end, that is called as a rear। यहाँ पे हमारे पास में दो एंड होते हैं, किसी क्यू में दो एंड होंगे, एक तो होगा फ्रंट एंड, एक होगा बैक एंड। सो दैट्स वे जो आगे का पोर्शन है जहाँ पे सबसे पहले कोई एलिमेंट जहाँ से डिलीट होगा वो पोर्शन कहलाता है फ्रंट एंड, और ऐसा एंड जिस पर्टिकुलर एंड से कोई नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट होगा क्यू में, उस एंड को हम रेयर एंड कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो फ्रंट और रेयर दो डिफरेंट आप कह सकते हैं एक वेरिएबल्स हो गए जिनका काम होगा उस इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना, जिस इंडेक्स पोजीशन से कोई नया एलिमेंट डिलीट होने वाला हो या जिस इंडेक्स पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होने वाला हो। तो फ्रंट का काम है उस इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना जहाँ से कोई एलिमेंट हमें डिलीट करना है, और रेयर का काम है उस इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो। क्यू की प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। जिस प्रकार से स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता था, जो डेटा एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले आउट होता था, उसी प्रकार से क्यू की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है कि जो डेटा एलिमेंट सबसे पहले इन होता है वही डेटा एलिमेंट सबसे पहले आउट होगा। सो दैट्स वाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलोज द क्यू। In other word, we can say that the order in which elements enter a queue leave the queue in the same order। तो इसको कहने का तरीका है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को एक तरीके से और कहा जा सकता है कि जो डेटा एलिमेंट सबसे पहले इन हुआ होगा क्यू में वही डेटा एलिमेंट सबसे पहले आउट होगा। गॉट इट। अब कुछ एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं जिससे हम इस सिनारियो को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में कैशियर लाइन इन एनी स्टोर। आप किसी स्टोर में उस गुड्स परचेज करने गए हों, एंड इसके बाद में जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो बिलिंग काउंटर में जो व्यक्ति सबसे पहले आकर अपना खड़ा होता है बिलिंग काउंटर में, सबसे पहले उसको मौका मिलता है अपने बिल को क्लियर करने के लिए। उसी प्रकार से उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति आया वो उसके पीछे लगेगा, तीसरा व्यक्ति और उसके पीछे लगता है, और इस तरीके से क्यू जनरेट हो जाती है। और उस क्यू में जो व्यक्ति सबसे पहले कैशियर के पास में लगा होता है लाइन में, और सबसे पहले उसी का बिल क्लियर होता है, और जैसे ही उसका बिल क्लियर होगा वो आउट हो जाएगा। उसके बाद में जो उसके जस्ट बाद वाला जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो बिलिंग काउंटर पर आगे आ जाता है। अच्छा, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो वो कहाँ ऐड होगा? उस पर्टिकुलर क्यू के सबसे लास्ट में ऐड होगा, यानी वो कहीं बीच में तो घुस नहीं सकता, आप और हम उसे परमिशन ही नहीं देंगे। तो जब भी कोई नया व्यक्ति कैशियर के पास में अपने बिलिंग कराने के लिए आएगा तो उस पर्टिकुलर लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा होगा। उसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति अपना कैशियर के पास अपना अमाउंट क्लियर कर लेगा, बिल क्लियर कर लेगा, तो उस लाइन से वो सबसे पहले आउट होगा जो व्यक्ति सबसे पहले कैशियर के पास पहुँचा था। सो सेम कॉन्सेप्ट जो क्यू का है वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश की।
इसका एक और जो वेरी कॉमन एग्जांपल है कि जब हम टिकट काउंटर पे पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवीज़ वगैरह थिएटर वगैरह में जाते हैं और वहाँ हम टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, तो जो टिकट काउंटर में सबसे पहला व्यक्ति पहुँचता है उसी व्यक्ति को टिकट सबसे पहले मिलती है, और बाद वाले व्यक्ति जो बाद में आए होते हैं उस पर्टिकुलर जो पहला व्यक्ति उसके बाद में पीछे लगते हुए जाते हैं। तो सबसे लास्ट में आए हुए व्यक्ति को सबसे लास्ट में टिकट मिलती है और सबसे पहले आए हुए व्यक्ति को सबसे पहले टिकट मिलती है। जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा वो टिकट काउंटर में सबसे पीछे जाके लगता है, और जो सबसे पहला व्यक्ति टिकट काउंटर के पास पहुंचा होगा सबसे पहले आउट होता है उस लाइन से अपना टिकट लेने के बाद में। सो ऑल दीज आर द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ द क्यू, एंड द सेम जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो रियल वर्ल्ड सिनारियो हैं, इसी को हम जब कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तब हम उसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड सिनारियोज़ के दिए। देखिए कोई भी प्रॉब्लम और किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो हमको अपने रियल वर्ल्ड सिनारियो से ही हमेशा हमको सोल्यूशंस मिलते हैं। जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं, जो घटनाएं हो रही होती हैं, जिस प्रकार से उनका सोल्यूशन फाइंड आउट हम करते हैं, उन्हीं सेम सोल्यूशंस को हम कंप्यूटर का यूज़ करके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? बस वो आपके देखने के नज़रिए में होता है, क्योंकि आपके पास में सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके आसपास के इन्वायरमेंट में। यू हैव टू पिक मोस्ट सुटेबल वन। गॉट इट? So here we have the two great example of the queue data structure, जो हमने देखा रियल वर्ल्ड में कैसे क्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हम फॉलो करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की अगर भाषा में मैं बात करूँ, अ क्यू इन कंप्यूटर साइंस ऑकर्स इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम in which program with the same priority from a queue while waiting to be executed। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो टाइम को शेयर करता हो मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। वैसे तो सारे के सारे पीसी आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम ही हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी होती है एक बार में एक ही ऑपरेशन को कंप्लीट करना। अब सपोज दैट मैं उस ऑपरेशन की जगह मैं उसको एक कीवर्ड ले लेता हूँ, प्रोसेस ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। वैसे प्रोसेस के अंदर कई सारे और भी सब पार्ट्स होते हैं, बट बेसिकली आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि सपोज दैट हमारे पास में कई सारी प्रोसेस हैं। कई सारी प्रोसेस होने के बावजूद जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है कि एक बार में वो एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है। तो दैट्स वाई अब आपके पास में मल्टीपल प्रोसेस हैं। अब मल्टीपल प्रोसेस का मतलब क्या? देखिए, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते तो आप गाना भी सुन सकते हो, टाइपिंग भी कर सकते हो, इमेज भी कहीं ओपन करके रख सकते हो। यानी कंप्यूटर में आप जितना भी काम कर रहे होते वो एक तरह से आप एक नई प्रोसेस जनरेट करते जा रहे हो। अच्छा, कंप्यूटर कभी आपको ऐसा मैसेज तो पास नहीं करता, नहीं भैया आप अभी गाना सुन रहे हैं इसलिए आप टाइपिंग नहीं कर सकते, ऐसा मैसेज तो हमें कभी नहीं मिलता। या फिर अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इमेज ओपन नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ मैसेज वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। सो व्हाट हैपनिंग एक्चुअली, वेन एवर यू आर पुटिंग एनी रिक्वेस्ट, जब भी आप कोई एक रिक्वेस्ट पुटअप करते हो कंप्यूटर सिस्टम को, लाइक आप मूवी देखना चाहते हो, सॉन्ग सुनना चाहते हो, प्रोग्राम टाइप करना चाहते हो, या फिर इमेज ओपन करना चाहते हो, तो एवरी टाइम वो सारी की सारी रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास जाती हैं। लेकिन प्रोसेसर की कैपेबिलिटी क्या है? वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो सारी प्रोसेस क्यू में अरेंज हो जाती हैं, और फिर उस क्यू में जो सबसे आगे वाली प्रोसेस होती है, यानी जो सबसे पहला जो आपने रिक्वेस्ट पुटअप की थी, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रोसेसर के पास जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, फिर चौथी जाएगी, इसी तरीके से। ये इसलिए भी होता है जिससे कि आप सिस्टम पर रिलाई कर सको, उसको आप बिलीव कर सको, आप वो आपके लिए एक रिलायबल सिस्टम हो सके, इसलिए ऐसा होता है। अदरवाइज अगर आपको एक सिंगल ऑपरेशन के बाद में जब तक वो कंप्लीट ना हो और आप दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओ और सिस्टम से आपको रिवर्ट बैक क्या मिले, मैसेज क्या मिले कि नहीं, अंटिल दैट बट प्रीवियस प्रोसेस नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट, यू कैन नॉट इनिशिएट न्यू वन प्रोसेस, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट पुट अवर हमारी जो रिलायबिलिटी है वो सिस्टम पे नहीं होगी। गॉट इट? तो उसी चीज़ को और बेहतर करने के लिए क्या होता है कि आप मल्टीपल रिक्वेस्ट दे सकते हो, सारी की सारी रिक्वेस्ट क्यू फॉर्म में यानी क्यू में अरेंज हो जाती हैं और एक एक करके वो प्रोसेसर को डिलीवर की जाती हैं। तो क्यू इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑकर्स इन अ टाइम शेयरिंग, जहाँ पे टाइम शेयरिंग होता है कंप्यूटर सिस्टम में। उस कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम जिसकी प्रोग्राम की प्रियोरिटी, अच्छा यहाँ प्रियोरिटी वाइज भी एक मैटर होता है। आप सभी जानते हो कि दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है सिस्टम एप्लीकेशन, एक होती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर अपन बात करें सिस्टम एप्लीकेशन, और एक क्या होती है अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपन जो प्रोसेस होती है। गॉट इट?
तो ये दो टाइप की एप्लीकेशंस नॉर्मली हमें पता है, सिस्टम प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, गॉट इट। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक कुछ प्रोसेस हो गई जो सिस्टम प्रोसेस है और कुछ है एप्लीकेशन प्रोसेस। सिस्टम प्रोसेस उन प्रोसेस को अपन कहते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे जो इंटरनल इंटरप्ट्स हो गई, इंटरनल प्रोसेसेस हो गई सिस्टम की, वो सिस्टम प्रोसेस कहलाती हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अपन उनको कहते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं, जैसे विनैम्प में अगर हम मूवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो प्रोसेस चल रही होती है उनको एप्लीकेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड नाउ हियर आई हैव अ वन क्वेश्चन, विच वन इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी? हायर प्रायोरिटी किसकी है, किसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? सिस्टम प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? सो आई नो यू हैव द आंसर कि सिस्टम प्रोसेस हैविंग द हायर प्रायोरिटी। वाई? बिकॉज क्योंकि भाई सिस्टम प्रोसेस के अगर मैं उसको इंटरप्ट कर दूँ, उनको रोक दूँ, उनको रन ना होने दूँ, तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम ही चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस तो सिस्टम को ही चलाने के लिए रन हो रही हैं। और अगर हमने सिस्टम प्रोसेस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा और एप्लीकेशन प्रोसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो एप्लीकेशन तो आप रन करने के लिए ठीक है, आपने उसको हायर प्रायोरिटी दे दी, लेकिन जब सिस्टम ही रन नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन कैसे होंगी? तो दैट्स वाई हमेशा जो सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस है उनको हायर प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम एप्लीकेशन की भी बात करें, अगर आप कोई मान लीजिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में हो सकता है आप अपनी अकाउंट की डिटेल चेक कर रहे हो, और एक चीज़ और भी हो सकता है आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चेक कर रहे होगे, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे होगे, तो उसकी प्रायोरिटी शायद उतनी हाई नहीं है जितनी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए ट्रांजेक्शन की। तो ऐसे भी समय पे मतलब कि अब ऑब्वियस है आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किसी बैंकिंग का, वो किसी एक जगह डिप्लॉय होगा, किसी एक सर्वर पे होगा, तो वहाँ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं। कोई एक कस्टमर राइट नो अपना बैलेंस चेक कर रहा है और कोई एक कस्टमर राइट नो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ऑन दैट टाइम सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि हायर प्रायोरिटी टास्क क्या है। तो हायर प्रायोरिटी टास्क डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, तो को पहले मौका मिलेगा एग्जीक्यूशन का। तो लाइक दैट, गॉट इट। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी जो हैं आपने की प्रायोरिटी एंड ऑल दोस, ये आपको बेटर समझ में तब आएंगी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसको आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा लॉजिक बस यहाँ पे ये है कि उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट की बात मैंने अभी की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ आंसर होगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। कि जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन हो रही हो तो कौन सी प्रोसेसर को पहले मिलेगी, ये डिसाइड ये होता है कि जब वो प्रोसेस सारी की सारी क्यू में होगी, तो जो प्रोसेस सबसे पहले आई वही सबसे पहले प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ चलते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे है। जस्ट लाइक क्यू भी एडवांस फॉर्म है एरे का, तो यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स हैं, और इसी प्रकार से हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स पोजीशन होती है। जैसे पहला ब्लॉक 0 से स्टार्ट होता है, देन अगला 1, देन 2, देन 3, इसी तरीके से सो ऑन। मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जितना भी हमने क्यू की साइज़ फिक्स की होगी उसी साइज़ के अकॉर्डिंग उतने ही ब्लॉक एलोकेट होते हैं, और वो ब्लॉक की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे कि किस प्रकार का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर की भी एक खासियत है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एक खासियत है कि इसमें भी केवल एक ही टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। या तो क्यू का अगर आपने टाइप इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया होगा तो उस क्यू में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, अगर आपने क्यू को कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर किया होगा तो उसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें दो एंड होते हैं, एक एंड जहाँ पे आप ये देख सकते हो डिलीशन का एरो का साइन लगा है, और दूसरा एंड है जहाँ इंसर्शन का साइन लगा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि जो ए नंबर का जो ब्लॉक है, जो ए है वो टिकट काउंटर में सबसे पहले लगा हुआ है, उसके बाद में बी आया तो पीछे लग गया, उसके बाद में सी आया तो नेक्स्ट डेटा है, उसके बाद में डी आया तो ये नेक्स्ट डेटा, और उसके बाद में अगर कोई अगला डेटा आता तो डी के बाद में ऐड होगा। तो इसी प्रकार से ए हमारा 0th इंडेक्स पोजीशन पे है, देन फर्स्ट, देन 2, देन 3, चूँकि यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ भी 0 से स्टार्ट होती है। ये जो हमारा फ्रंट एंड है जहाँ पे ए है हमारा इंडेक्स 0 पोजीशन पे, 0 है इसलिए मैं इसको फ्रंट कह रहा हूँ, और 3 को मैं अपन बैक एंड की बात कर रहा हूँ कि ये बैक साइड का पोर्शन है। सो दैट्स वाई फ्रंट एंड से ही हमेशा डेटा डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो दैट्स वाई यहाँ से आप डेटा को डिलीट करोगे, और जो अनदर एंड है, जो दूसरा एंड है, वहाँ से नया डेटा कोई भी इस क्यू में इंसर्ट होगा। जैसा मैंने आपसे कहा एक्सप्लेनेशन के दौरान, हमारे पास में यहाँ दो वेरिएबल होंगे, एक होगा फ्रंट वेरिएबल, एक होगा रेयर वेरिएबल। फ्रंट वेरिएबल का काम होगा उस इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना जिस इंडेक्स पोजीशन से हमको कोई डेटा डिलीट करना है। तो पहला डेटा जो आप डिलीट करोगे, डेफिनेटली हमारी क्यू में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ए, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा।
तो फ्रंट हमारा जो वेरिएबल है वो जीरो इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा है और वे जीरो इंडेक्स पोजीशन से सबसे पहले डेटा डिलीट होगा। इसी प्रकार से जो रेयर वेरिएबल है इसका काम है उस इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना जिस इंडेक्स पोजीशन पे कोई नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। तो चूंकि अभी रेयर भी पॉइंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स पोजीशन को, इट मीन्स ये जो डी है वो अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट हुआ। अब सपोज दैट हमको कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पहले रेयर को हमको उस पोजीशन को पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे स्टैक में आपने पढ़ा था कि टॉप को पहले आप इंक्रीमेंट करते थे और उस पोजीशन पे लाते थे जिस पोजीशन पे नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब आपको कोई नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो रेयर को पहले आपको उठा के इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और उस लोकेशन को पॉइंट करवाना पड़ेगा जिस लोकेशन पे आपको कोई नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन के दौरान। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ दो बेसिक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा कि कैसे फ्रंट और रेयर जो हमारे वेरिएबल हैं कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट, जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो एलिमेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो हमेशा जो एलिमेंट डिलीट होगा वो फ्रंट ऑफ द क्यू से डिलीट होगा, यानी फ्रंट एंड जो है हमारा उस फ्रंट एंड से डिलीट होगा। तो सपोज द ए हमारा यहाँ फ्रंट एंड पे था, हमने ए को डिलीट कर दिया तो स्टेटस ऑफ द क्यू अब क्या हो जाएगा। तो देखो हमने जीरोथ पोजीशन पे ए था, हमने उसको डिलीट कर दिया। जैसे ही जीरोथ पोजीशन पे ए डिलीट कर दिया तो अब ये लोकेशन फ्री हो गई। तो अब हमारा जो फ्रंट वेरिएबल वो किस लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए। अब वो क्या जीरो को पॉइंट करेगा, नहीं, अब वो पॉइंट करेगा हमारी फर्स्ट लोकेशन को। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली अब जो नया एलिमेंट हमको डिलीट करना है वो क्यू का फ्रंट कहाँ पे आ गया है, बी पे आ गया है। तो दैट्स वाई अब जो ये फ्रंट वेरिएबल है ये हमारा बी इस इंडेक्स पोजीशन 1 को पॉइंट करने लगा। इसी प्रकार से अगर हमें कोई नया एलिमेंट ई सपोज दैट इंटर करना है, इंसर्ट करना है, तो सपोज टू बी इंसर्टेड शुड बी परफॉर्म फ्रॉम द रेयर एंड। तो अब हमको अगर इंसर्ट करना तो हम जीरोथ पे नहीं कर सकते, वो दूसरे एंड पे परफॉर्म होगा जिस साइड पे जिस एंड पे रेयर है। तो रेयर हमारा किस पे था, बैक साइड एंड पे था। तो अब जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे वो डी के बाद में इंसर्ट करेंगे। तो रेयर को पहले हमको इंक्रीमेंट के करके थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पे लाना पड़ेगा और फोर्थ पोजीशन पे लाने के बाद में जो नया एलिमेंट है हम क्यू के रेयर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। सो हियर यू हैव अंडरस्टैंड कि जब भी आपको डिलीट करना है तो फ्रंट एंड से डिलीट करेंगे और फिर फ्रंट अपनी पोजीशन को चेंज करके नेक्स्ट उस एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा जिसको आप डिलीट कर सकते हैं हम। उसी प्रकार से जब भी कोई नया एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है तो रेयर को इंक्रीमेंट करके पहले उस पोजीशन पे लाना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है। सो हियर वी हैव दी फ्यू बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर के कुछ अपने खुद के भी ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन ऑपरेशन जो हर जगह यूज़ होना है। जैसे अगर हम बात करें इंसर्शन है, डिलीशन है ना, डिस्प्ले है, ये तो कुछ कॉमन ऑपरेशन हो गया। सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, ये कुछ कॉमन ऑपरेशन है जो हर डेटा स्ट्रक्चर में अप्लाई होते हैं। लेकिन जैसे पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के भी खुद के कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो केवल उन्हीं में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है यहाँ पे है वो है क्रिएशन ऑफ द क्यू, यानी क्यू को हमको क्रिएट करना है। तो जैसा हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे, जैसे हम स्टैक को क्रिएट करते थे, वैसे ही हमको क्यू को भी सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्यू को क्रिएट करने के बाद में अगला काम क्या होगा, डेफिनेटली हम क्यू का जो हमने क्रिएशन कर दिया अब उस क्यू में हमको कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो भी क्यू की साइज़ होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर इन क्यू। सो अनदर ऑपरेशन होगा इंसर्शन इनटू क्यू, यानी कि हम यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करने का काम करेंगे हमारी क्यू में। तो पहले से तो हमने क्रिएट कर लिया, जब क्रिएट करते हैं तो हमारी जो क्यू होती है वो ब्लैंक होती है, उसमें कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं होता है। इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू हम एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम करते हैं। अब एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद में डेफिनेटली आप उसको जब कभी वो एलिमेंट जो वहाँ स्टोर्ड है क्यू में वो किसको देना पड़ेगा, प्रोसेसर को। अगर आपको उसको प्रोसेसर को देना है तो डेट्स वाई आपको वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्यू से डिलीट करना पड़ेगा। तो अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिलीशन ऑपरेशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे रेयर जो वेरिएबल हमने यूज़ किया उस रेयर वेरिएबल के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेंगे। नॉर्मली इंक्रीमेंट की हम बात करेंगे। और जब हम डिलीशन की बात करेंगे इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट द फ्रंट वेरिएबल विच वी हैव सीन राइट नाउ। तो हम फ्रंट वेरिएबल पे काम करेंगे डिलीशन ऑपरेशन में। तो हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे और फिर फ्रंट की पोजीशन पे चेंजेस परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। देन दो जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कई बार आप पढ़ते आए हो, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन। ये दो कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई नया एलिमेंट या तो इंसर्ट करने जा रहे हो किसी डेटा स्ट्रक्चर में या तो कोई नया एलिमेंट आपको डिलीट करना हो किसी डेटा स्ट्रक्चर से। तो ये दो मुख्य ऑपरेशन है जो आपको याद रखना है और जो हमेशा परफॉर्म करने ही होते हैं।
तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं अंडरफ्लो कंडीशन की। तो अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि अगर हम किसी डेटा स्ट्रक्चर से कोई एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हों या हमको डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, तो बेटर क्या होता है कि सबसे पहले पता तो कर लो भाई डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट अवेलेबल है भी कि नहीं है। अगर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है तो ना तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं ना ही कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो एक जो ऑपरेशन और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम यहाँ क्यू में परफॉर्म करेंगे वो है अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना कि भाई क्यू अगर हमारी खाली है तो उसकी कुछ इनिशियलाइज कुछ सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर वो सिचुएशन हमारी ट्रू होगी इट मीन्स हमारी क्यू एम्प्टी है, और एम्प्टी है इट मीन्स अंडरफ्लो की सिचुएशन है। और अगर अंडरफ्लो की कंडीशन ट्रू है तो ना तो हम डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम ओवरफ्लो की बात करते हैं इट मीन्स वेन एवर वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, जब भी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं और क्यू ऑलरेडी हमारी क्यू फुल है, तो जो नया एलिमेंट आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे वो डेफिनेटली क्यू के उस साइज़ में नहीं फिट बैठेगा, वो साइज़ के बाहर कहीं चला जाएगा, साइज़ के बाहर कहीं स्टोर। मैं कहता हूँ अगर क्यू की साइज़ n है और आपने n+1 लोकेशन पे एलिमेंट स्टोर कर दिया तो आपने तो लूप कंडीशन लगा रखी है कि भाई अप टू n एलिमेंट यू हैव टू डिस्प्ले, तो n+1 एलिमेंट तो आप डिस्प्ले करने नहीं जाओगे। और ऐसी सिचुएशन में को हम क्या कहते हैं कि आपने एलिमेंट तो स्टोर कर दिया, आपने तो प्रोसेस परफॉर्म कर दी, लेकिन जब डिस्प्ले की बात आई, जब डिलीशन की बात आई तो यू डोंट हैव द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच यू हैव बीन इंसर्टेड। Got it? So that's why this is the overflow condition. So before going to before going to insert any new element, you have to check whether the space is available in queue or not. If it is not available, you cannot insert a new element. Got it? Now final well known and common operation, that is display. So once you will insert any data element into queue, you should be able to see all these elements which kind of elements are available into queue or in any data structure. So very common and well known operation is display. So what you have to do, you have to use the traversing operation. देखिए traversing भी हर जगह commonly जब display की बात की जाती है तो traversing लगती ही लगती है। display आप कब कर सकते हो, देखो आपको हर एक एलिमेंट की लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा, उस लोकेशन से उस एलिमेंट को पिक करना होगा, देन आप उस एलिमेंट को डिस्प्ले करोगे, फिर आप दूसरी लोकेशन पे पहुंचोगे, फिर वहां से एलिमेंट पिक करोगे, फिर डिस्प्ले करोगे। इस तरीके से आप हर एलिमेंट की लोकेशन पे जाओगे, उस लोकेशन पे जो स्टोर्ड एलिमेंट है उसको पिक करोगे, उसको डिस्प्ले करोगे और फर्दर आप आगे बढ़ते जाओगे जब तक कि आप लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए और लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले ना कर लो। तो ये जो ऑपरेशन है टू रीच ईच एंड एवरी लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ बीन स्टोर्ड इन योर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द ट्रैवर्सिंग. So whenever we are talking about the display of queue, so we are talking about the traversing also. एंड बेसिकली हम इसके लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं, कई बार कर चुके हैं पिछले डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने देखा हुआ है। अब आते हैं अपन कुछ कॉमन और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं जहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जब हम डेवलपमेंट करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों करते हैं, आखिर उसकी ज़रूरत क्या थी। जैसे स्टैक की कुछ आवश्यकताएँ थी जो अपन ने डिस्कस की थी, लिंक लिस्ट की कुछ अपनी आवश्यकता थी जो हमने डिस्कस किया था, तो वी नोज़ वेरी वेल कि भाई स्टैक को क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। उसी प्रकार से हमें लिंक लिस्ट के बारे में पता है कि भाई क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द क्यू आल्सो. सो डेटा गेटिंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द इनपुट आउटपुट बफर्स, यानी इनपुट आउटपुट बफर से जब डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्यू के थ्रू होता है। एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन बताता हूँ, जब भी हम यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वीडियोस क्या है, एक्चुअली मल्टीपल फ्रेम्स हैं। वो मल्टीपल फ्रेम्स इतने कम समय पर रन होते हैं, इतनी हाई स्पीड से रन होते हैं कि व्हाट वी सी, हमको नॉर्मली सामने वीडियो नज़र आता है। गॉट इट? तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे फ्रेम्स किस में अरेंज होते हैं, एक्चुअली क्यू में अरेंज होते हैं। इवन दो जब बफरिंग हो रही होती है, जब आप देख रहे होते हैं कि वीडियो अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ, पहले बफरिंग होती है उसकी, तो बफरिंग में क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम्स एक साथ पहले अपलोड हो जाते हैं क्यू में, और फिर जब एक कुछ नंबर ऑफ टाइम जो फ्रेम्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं तो मूवी चलना चालू हो जाती है, और उसी ड्यूरेशन में बाकी के जो फ्रेम्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड होते रहते हैं बैक साइड ऑफ द क्यू। और इस तरीके से मल्टीपल फ्रेम्स एक क्यू से होते हुए, यानी जो पहला फ्रेम आया वो रन हुआ, फिर दूसरा फ्रेम रन हुआ, फिर तीसरा फ्रेम रन हुआ, और व्हाट यू सी आपको मूवी दिखाई देती है। अगली बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। अभी हमने बात की कर मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं और मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही, तो भाई प्रोसेसर को कौन सी प्रोसेस मिले एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसका जो शेड्यूलिंग है कि किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, जिसको हम डिस्क शेड्यूलिंग भी कहते हैं। तो प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग या डिस्क शेड्यूलिंग दो अलग अलग चीज़ हैं।
तो डिशेड्यूलिंग का मतलब होता है कि हम डिस्क में अगर कोई डेटा उससे इंसर्ट करना है या डेटा एक्सेस करना है, उसी प्रकार से सीपीयू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई जब हमको प्रोसेसर कोई डेटा देना है या उससे प्रोसेसर से कोई डेटा लेकर वापस मेमोरी में सेव करना है, तो इस प्रकार जो शेड्यूलिंग ऑपरेशन है इनको परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस। अब समटाइम्स यहाँ तो नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि अब वहाँ तो हर व्यक्ति को प्रिंटर नहीं अवेल कराया जा सकता, तो सबके पास अपना खुद का पीसी होता है और एक कॉमन प्रिंटर कनेक्टेड होता है कि अगर किसी को प्रिंट की आवश्यकता है तो वो अपनी प्रिंट कमांड चला दे और उस तरीके से उसको प्रिंट वहाँ से मिल जाएगा। वो एक कॉमन जगह पे एक सिंगल प्रिंटर रखा होगा। अब ऐसी जगह पे क्या होता है कि हो सकता है एक ही टाइम पे एक से अधिक व्यक्ति ने प्रिंट कमांड प्रेस की हो, तो जब प्रिंट कमांड एक से अधिक व्यक्ति ने प्रेस की होगी, लेकिन जो ये प्रिंटर की कैपेबिलिटी है वो तो एक बार में एक ही प्रिंट निकाल सकता है। सो ये जितनी भी प्रोसेस है, सपोज दैट मैंने कहा 5 लोगों ने एक साथ प्रिंट कमांड दी, तो सारों सबकी जितने भी लोग हैं सबकी जो प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट है वो क्यू में अरेंज हो जाएगी। अब वो किस बेसिस पर अरेंज होगी? जिसने सबसे पहले प्रिंट कमांड प्रेस की होगी तो उसकी क्यू प्रोसेस सबसे आगे रिक्वेस्ट चली गई, उसके बाद दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, और इस तरीके से पहले व्यक्ति की प्रोसेस सबसे पहले प्रिंटर को दी जाएगी। प्रिंटर अपना जो प्रिंटिंग का काम हो टास्क कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद में दूसरी प्रोसेस दी जाएगी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कई बार आप 5 पेज या 6 पेज का प्रिंट निकालते हो, तो क्या होता है उसमें सबसे पहला वाला पेज सबसे पहले क्यू में लग जाता है, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर सबसे पहला वाला जो पेज है वो पहले प्रिंटर को एज अ इनपुट प्रोवाइड होता है, देन प्रिंटर उसका प्रिंट निकालता है, देन दूसरे का, देन तीसरे का, समथिंग लाइक दैट। तो जब मल्टीपल रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं कई सारी प्रोसेस के बीच में, तो उस जगह पे भी कौन सा मतलब किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अवेल हो, तो वहाँ भी हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। जॉब शेड्यूलिंग अभी हमने बात कर ही ली कि जब सीपीयू शेड्यूलिंग की बात का मतलब जॉब शेड्यूलिंग, मल्टीपल जॉब्स से हमारे पास रन हो रही हैं, विनैम्प में गाना भी सुन रहे हैं, C++ के एडिटर में हम कोड भी टाइप कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स अगर रन हो रही हैं तो उनकी शेड्यूलिंग करने का काम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, वेरी कॉमन शेड्यूलिंग टेक्निक है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, मतलब एक बार प्रोसेस को टाइम मिलता है, फिर दूसरी को मिलता है, फिर पहली को मिलता है, फिर दूसरी को मिलता है। तो देखो क्यू में क्या हुआ, मैं सपोज दैट क्यू में 3 प्रोसेस रन हो रही, तो सबसे पहली प्रोसेस गई रन होने के लिए, एग्जीक्यूशन हुआ और पार्शियल एग्जीक्यूशन हुआ और वापस में आ गई, क्यू के बैक साइड में लग गई। फिर 2 का रन हुआ, आके बैक साइड में लग गई, फिर 3 का रन हुआ, आके बैक साइड में लग गई, फिर से 1 का रन चालू हुआ। ये तब होता है कि जैसे अब किसी प्रोसेस को मैं कहता हूँ कि 5 मिनट या 10 मिनट पूरा होने में टाइम लगेगा, तो अब 5 मिनट तो सिस्टम आइडल नहीं रहेगा, और सपोज दैट आपको 5 मिनट की वेटिंग करनी पड़ गई दूसरी किसी प्रोसेस को रन करने के लिए, तो भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इतने कम समय पे सीपीयू क्या करता है कि सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन चालू रखता है। इतने कम समय पे ये स्विच होती हैं एक दूसरे से और राउंड रॉबिन ऑर्डर में कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। गॉट इट? देन रिकॉग्नाइजिंग ए पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है, तो वेरी कॉमन जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है कि अगर हमको किसी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो इस तरीके से इन सारी एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। इसके अलावा जब मैं बेसिकली क्यू के टाइप्स के बारे में बात करूँगा ब्रीफली एक एक करके, तब मैं उनकी इंडिविजुअल जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे चलते हैं कि क्यू के टाइप के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम क्यू के 3 टाइप यहाँ पढ़ने वाले हैं और चौथा एक प्रायोरिटी क्यू भी है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक टाइप है वो लीनियर क्यू है। लीनियर क्यू इज जस्ट लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द एरे, यू कैन से दैट। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एरे के थ्रू होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोकेशन है वो कंटिन्यूस लोकेशंस होती हैं जिसमें डिफरेंट डेटा स्टोर होता है। गॉट इट? लीनियर क्यू में एक फ्रंट एंड होता है, एक रेयर एंड होता है। फ्रंट एंड से डेटा एलिमेंट डिलीट करने का काम होता है और रेयर एंड से डेटा एलिमेंट इंसर्ट होने का काम होता है। सो एक सिंपल लीनियर फॉर्मेट होता है यहाँ पे डेटा के अरेंज करने का, इसलिए हम इसको लीनियर क्यू कहते हैं। और ऑब्वियस फ्रंट और रेयर का कॉन्सेप्ट अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। आगे चलते हैं, जो दूसरे टाइप की क्यू हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस क्यू है लीनियर क्यू की। लीनियर क्यू में कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे या कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑब्वियस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब ब्रीफली हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो उनसे ओवरकम होने के लिए सर्कुलर क्यू की आवश्यकता पड़ी। यहाँ आप देख सकते हो जो सर्कुलर क्यू है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और वापस जाके 7th पोजीशन यानी जो लास्ट एलिमेंट था वो वापस जाके फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट ब्लॉक से ऐड हो जा रहा है। खास बेनिफिट होगा जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट 0th पोजीशन का एलिमेंट डिलीट हुआ तो फ्रंट ऑफ फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करने लगा। अभी जो हमारा लास्ट एलिमेंट हम इंसर्ट किए वो अभी तक 5th पोजीशन पे इंसर्ट किए हैं, उसके बाद हम 6th पे कर सकते हैं, 7th पे कर सकते हैं। और वंस अगेन चूंकि आपस में कनेक्टेड है दैट्स वाई अगर हमारी ये लोकेशन खाली हो चुकी है तो हम इस लोकेशन पे भी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्वालिटी थी किसकी? सर्कुलर क्यू की।
तो अभी हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या ये कैसे ये बेनिफिशियल है अगर इन कंपेयर टू हम लीनियर क्यू की बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। तो सेकंड टाइप ऑफ क्यू हम पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू। फाइनली जो लास्ट क्यू है वो है डबल इंडेड क्यू, जिसको हम डी क्यू भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डी क्यू या डबल इंडेड क्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बोथ आर दी कॉमन थिंग। डबल इंडेड क्यू की एक खासियत है। खासियत क्या है? एक तो कॉमन प्रॉपर्टी तो है ही है कि भाई हमारे से डेटा डिलीट होगा और रेयर एंड से हमारे डेटा इंसर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी फंक्शनैलिटी ये है कि अब हम फ्रंट एंड से भी डेटा इंसर्ट कर सकेंगे और रेयर एंड से भी डेटा डिलीट कर सकेंगे, जो कि हमारी प्रॉपर्टी में, क्यू की प्रॉपर्टी में नहीं था। इसीलिए हम इसको डबल इंडेड क्यू कहते हैं। ये इसलिए भी ऐसा है क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे लीनियर क्यू में, कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे सर्कुलर क्यू में। वो क्या ड्रॉबैक्स थे, मैंने जैसा कहा कि अभी ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे जब भी हम लेक्चर पे प्रॉपर उन इंडिविजुअल क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे, उनको पढ़ रहे होंगे, तब हम ब्रीफली जाएंगे। तो यहाँ इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा एडवांस क्यू थी, जिसमें कि हम फ्रंट एंड से डेटा इंसर्शन का काम एज वेल एज डेटा डिलीशन का काम भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम रेयर एंड से डेटा इंसर्शन और डेटा डिलीशन का काम दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू होती है, जिसको मैं अभी तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं फर्दर जब डबल इंडेड क्यू की हम बात कर रहे होंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 बेसिक टाइप ऑफ क्यू हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रायोरिटी क्यू हम पढ़ेंगे, जब भी हमको यानी डेटा एलिमेंट्स को जो इंसर्शन और डिलीशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी करना है। जैसा कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस और एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोसेस दोनों हैं, तो फिर डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं संभाव जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है पहले हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंस देंगे। तो ऑब्वियस ये 3 जो हमारी अभी बेसिक क्यू हमने देखा, यहाँ कहीं हमने प्रायोरिटी की बात नहीं की, यहाँ हमने केवल उनके जो ऑर्डर है, उनके इंसर्शन का ऑर्डर है, उसी हिसाब से हमने डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया। लेकिन इट मे बी पॉसिबल समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी कि अब हमारी जो लाइन है, जिस लाइन पे हम टिकट काउंटर पे खड़े हैं, वहाँ कोई वीआईपी पर्सन आ गया तो हमको उसको इंपॉर्टेंस पहले देनी पड़ेगी। पहले उस वीआईपी पर्सन को हम ये अपनी तरफ से ऑफर कर देते हैं कि ठीक है वो टिकट पहले ले लें और हम उनके बैक साइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे भी समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है जब मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं कि हायर प्रायोरिटी को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, तो उस समय हम प्रायोरिटी क्यू की भी बात करेंगे, प्रायोरिटी क्यू को भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। So it's all about from my side means related to the basic concept of the queue that we have understood कि queue क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, किस तरीके है ना, और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू के बारे में बात कर लिए। अब आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके हम सारी क्यू को, यानी लीनियर क्यू को, फिर सर्कुलर को, और फिर डबल इंडेड को, इसी तरीके से प्रायोरिटी क्यू को ब्रीफली समझेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन ड्रॉप your query in Google form which is available in your classroom. So whenever we'll have live class, so we'll discuss all of them. Okay, thank you.